यस। सो प्लेन देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पहले तो स्टार्टिंग में, और हम एक एक करके करेंगे क्योंकि इकट्ठे हमने सारी चीजें कर ली तो हो सकता है आपको काफी हेक्टिक लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप इसको, हर एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ये होती है इक्वेशन। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3D में हर एक फॉर्मूला वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आपकी क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। अब ये चीजें क्या क्या है ये सब मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ ताकि आप भूलें ना। डी क्या है? D is the distance of plane from the origin। जो भी प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है उसको ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है वो D है। सो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। एक एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे उसके। और एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। तो मैं एक फिगर बना के आपको बताती हूँ। यस यस बच्चे, आई एम रिकॉर्डिंग इट। एक फिगर बना के आपको बताती हूँ। देखिए 3D फिगर है तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रफली ही बताया जाएगा। देखिए ये सपोजिंग आपका एक 3D प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका, कुछ भी ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, और ये जेड एक्सिस ले लीजिए, कुछ आपका इस तरीके से। ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो एक तो इस प्लेन का हमें डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो। लेट दिस बी द डिस्टेंस, ये d है सपोजिंग। रफली आपको बताया जा सकता है, देखिए 3D फिगर है तो इसको बहुत अच्छे से वैसे नहीं समझाया जा सकता एक प्लेन पेपर पे, तो वैसे एक समझ लीजिए, ये प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, और उसके लिए आपको अगर उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, लेट दिस बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, और एक यूनिट वेक्टर पता है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है। लेट दिस बी द यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हुआ, और ये यूनिट वेक्टर है। तो ये एन कैप हो गया, ये ध्यान दीजिए यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में हमेशा जो डी आर्स नहीं होते, क्या होते हैं, डीसीज होते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपको अगर पता हो उस प्लेन के ऊपर, और ये डिस्टेंस पता हो उसका ओरिजिन से। देखिए ऐसा नहीं हमेशा ही कि प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस की क्या क्या कंडीशंस दी हैं। ठीक है, जैसे लाइन के केस में हमने किया था, एक लाइन, एक पॉइंट और डायरेक्शन दी हो तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हो तब भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्लेन में क्या क्या है, प्लेन में अगर उसका डिस्टेंस पता हो ओरिजिन से, और एक यूनिट वेक्टर पता हो जो कि नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। एक यूनिट वेक्टर पता हो जो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं। तो उसकी इक्वेशन देखिए वेक्टर फॉर्म में ये होती है। अब डी डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, एन कैप ये एक वेक्टर हो गया, आर वेक्टर ये भी एक वेक्टर हो गया। वेक्टर को वेक्टर से डॉट कर लिया तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। और अगर अब मैं इसको कार्टेशियन में करना चाहूँ तो देखिए कार्टेशियन में कैसे होगा, आर तो आपका मान लो अगर उसके कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी ले लिए तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, बहुत ही छोटा लिख के बता रही हूँ क्योंकि यहीं से मैं कार्टेशियन बना रही हूँ, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बना रही हूँ। आर वेक्टर तो मैंने आपको लाइन में भी बताया था, आर हमेशा ना उसमें एक्स वाई जी हम जनरल वेरिएबल्स लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन है तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी आएंगे, एक्स वाई जी, वो वेरिएबल्स आते हैं आर वेक्टर के थ्रू। ठीक है, और एन कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये एल आई
प्लस एम जे, यूनिट वेक्टर तो कहने का मतलब एल एम एन, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यूनिट वेक्टर में हमेशा आई कैप जे कैप के कैप के साथ क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, इज इक्वल टू डी। अब मान लो, देखिए कार्टेशियन हर बार ये नहीं है कि आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन अलग अलग से याद करने हैं। एक याद कर लो, मतलब वेक्टर याद कर लो, कार्टेशियन अपने आप बनाना आ जाता है उससे। तो वही मैं बनाना बता रही हूँ। अब इसका कार्टेशियन फॉर्मूला क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्मूला देखो, आर के कंपोनेंट्स अगर मैंने एक्स वाई जी इस तरीके से ले लिए, एन के ले लिए एल एम एन, और डी आपका डिस्टेंस है, तो इसको अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल्स टू डी। तो ये हुआ आपकी कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए प्लेन की इक्वेशन ऐसी दिखती है आपकी। वेक्टर फॉर्म में तो एकदम नहीं समझ में आता ना कि कैसी इक्वेशन होती है उसकी देखने में। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए प्लेन की इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स वाई जी उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, इज इक्वल टू डी सम कांस्टेंट होता है। ये जो भी कांस्टेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होता है। माइंड इट, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बोलने का एक कारण है, और ये मैं आपको तभी बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है। और इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल्स टू डी, ये भी कार्टेशियन फॉर्म हो सकती है इसकी। दोनों में फर्क क्या है? आप कहेंगे एल एम एन को आपने ए बी सी से रिप्लेस कर दिया। एल एम एन हमारा सिंबल था डी सी का, और ए बी सी सिंबल है डी आर्स का। तो डी आर्स भी हो सकते हैं, डी आर्स हो सकते हैं, डी आर्स को हम डी सीज में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। हर एक को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो डी सीज हो जाते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, डी आर्स की टर्म्स में भी हो सकती है, डी सीज के टर्म्स में भी हो सकती है। ठीक है। अब ज्यादा आपको इरिटेट ना करते हुए बस एक फॉर्म और बताना चाहूंगी, लेकिन हमारी जो प्लेन की दौड़ यहीं पे खत्म नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लाइन में थोड़ी कम थी, लाइन में खाली 2 ही क्वेश्चंस थी, 2 ही टाइप्स थे। यहाँ पे हमारे पास 4 या 5 टाइप्स हैं। तो वो एक एक करके कराना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती इसमें इकट्ठा ही सारा बताऊं। एक तो ये नॉर्मल फॉर्म देखते हैं आज, ठीक है, और एक और बता देती हूँ, फिर इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्यों कहते हैं पहले देखो, क्योंकि इसमें एन कैप एक नॉर्मल वेक्टर आता है, एक यूनिट वेक्टर आता है जो कि प्लेन के नॉर्मल होता है। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। चलो आगे एक और फॉर्म देख लीजिए। मतलब अगर हमें प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता है और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता है, तो भी हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आई एम राइटिंग डाउन ऑल द कंडीशंस, ताकि आप समझ पाए कि मैंने क्या बोला है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए। समझ रहे हो? एक प्लेन की इक्वेशन, जबकि उसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो पहले वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आएगी इसकी। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए। एक तो ये कंडीशन हो गई, एक और अभी कंडीशन आएगी, क्योंकि खाली इसी से तो प्लेन की इक्वेशन नहीं आ सकती ना। दूसरी कंडीशन क्या है? एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। मतलब जो प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, देखो छोटा सा, चलो यहाँ भी एक फिगर बना देते हैं, समझना आसान हो जाएगा। एक्स वाई, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें इसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए, ए वेक्टर। लेट दिस बी द पॉइंट। ठीक है, इसको पी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। वो परपेंडिकुलर वेक्टर एक बताओ, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। लेट दिस वेक्टर बी एन वेक्टर। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर कह लो, नॉर्मल कह लो, तो ये आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता है, और इस पूरे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? देन इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। देख लो अच्छे से, फिर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है,
तो अब आई है बारी एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताने की जिसके ऊपर एक पॉइंट पता है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, आर वेक्टर तो ये एक्स वाई जी, इससे वेरिएबल्स बनते हैं हमेशा, लाइन में भी प्लेन में भी सब में ही ऐसा होता है, हमने ऐसे ही एज्यूम कर रखा है। जो भी वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर है ना, वो तो हमें वेरिएबल्स दे देता है एक्स वाई जी। तो ये हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आपका वो पॉइंट हो गया जो हमें दिया होगा, डॉट एन वेक्टर, ये एन वेक्टर आपका जो इसके परपेंडिकुलर है, ये हो गया। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशंस, मतलब इसकी और इसकी वेक्टर इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट है, यानी एक बराबर ही है। ठीक है, कैसे एक बराबर है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो हमने इसको ओपन कर, यहाँ साइड में रफ में करके बता रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा यही बताने के लिए है बस कि ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट है। ऊपर जैसा ही बन गया ना, आर डॉट एन वेक्टर, उसमें भी एन कैप था, इसकी जगह बस एन कैप था, अगर ये एन कैप हो जाए और ये उधर चला जाए, ये तो एक कांस्टेंट हो गया। देखो ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि ए एक कांस्टेंट पॉइंट है, कुछ भी उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मान लो 2 3 4, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये ऐसा पॉइंट है मान लो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, समझना आसान रहेगा। मान लो इसके कंपोनेंट्स 2 3 4 हैं, एन के भी कुछ कंपोनेंट होंगे, तो मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट करके तो एक ये स्केलर फॉर्म आ जाएगा ना, एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो उधर ले जाओ, डी बन गया। तो देखो ये मान लो ये इधर ले गए और ये है डी मान लो, इसको हम डी मान सकते हैं क्योंकि डी एक कांस्टेंट था। और ये एन कैप कैसे बनेगा, कोई भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो आप देख रहे हैं ये एन कैप हो गया, तो ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, इसीलिए इन दोनों को एक ही फॉर्म माना जाता है। ये एक ही फॉर्म है वैसे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से दिया होता है, एक पॉइंट और परपेंडिकुलर दिया, अब तो आप ये यूज कर लीजिए। नॉर्मल फॉर्म डिस्टेंस की बात हो रही है ओरिजिन से, तो वो वाला फॉर्म यूज कर लीजिए, लेकिन कुल मिला के ये दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि ये सेम ही चीजें हैं। तो लेकिन अलग से आप वैसे देखें, अगर एक पॉइंट दिया है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया है, तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। कैसे इंपॉर्टेंट है, मुश्किल क्वेश्चंस में ना ये बहुत काम आती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलो अब कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं इसकी। कार्टेशियन फॉर्म देखिए कैसे बनेगी। कार्टेशियन फॉर्म, इसके एन के कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए बी सी लेंगे तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके कंपोनेंट्स ए बी सी ले लिए, और आर के एक्स वाई जी ले लिए। ए जो पॉइंट है उसके कंपोनेंट्स एक्स वन वाई वन जी वन ले लिया, पॉइंट ले लिया एक्स वन वाई वन जी वन। स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं बच्चे, ये नहीं मैंने अपने आप से ले लिया, मतलब बुक में भी एनसीईआरटी में भी कहीं भी ये फॉर्मूले देखोगे ना, तो ये ऐसे ही लिखा होगा, ये नहीं कैपिटल ए बी सी की जगह उसने कुछ और ले लिया। स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं ये। तो अब इससे कार्टेशियन क्या बनेगा, ये माइनस इंटू में इसका पहला कंपोनेंट, फिर वाई वाला माइनस इंटू में इसका सेकेंड वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका कार्टेशियन फॉर्मेट, कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस कैपिटल डी बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस कैपिटल सी इंटू जी माइनस जी वन इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखें, आप समझ सकते हो, क्योंकि लाइन एकदम नया पहला टॉपिक नहीं है ये इस चैप्टर का, इससे पहले आपने लाइन भी किया है, तो आपको वहां से आइडिया होगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। उस लाइन में भी हमने ऐसे इक्वेशंस करी थी, तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चंस की कंडीशन दे दी, और वो पूछता है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखो, तो यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है, कंडीशन दे दी, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखो, या फिर वेक्टर फॉर्म दे दी उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, कार्टेशियन फॉर्म दे दी उसको वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो अभी तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस हैं, फिर कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मतलब वो टफ तभी तक है जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए आज मैं इतना ही लेके आई हूँ आपके लिए, इतना समझो पहले, इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ठीक है,
एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, डी डिस्टेंस है, पॉजिटिव होता है, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल्स टू डी। वो डी आर्स भी हो सकते हैं, डी सीज भी हो सकते हैं, और एक प्लेन की इक्वेशन जिसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आपको दिया है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, और कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी उसकी ये ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जी माइनस जी वन इज इक्वल टू 0। ये इतनी अच्छी फॉर्म है ना इसकी, कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कहीं भी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ ना, कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो ये फॉर्म अप्लाई कर दो। ये तो मतलब ऐसा है, गोल्डन फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर दो तो अपने आप धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ये मतलब है। चलो वो तो तभी आपको समझ में आएगी ये बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब वैसे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नाउ आई एम टर्निंग माय पेज। बस ये दो चीजें, दो फॉर्मूले आपने दिमाग में बिठा के अब आज के क्वेश्चंस करने हैं, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आज के क्वेश्चंस। आज के समझ में आएंगे तो आगे की क्लास के समझ में आएंगे। मैथ्स में हर एक क्लास लिंक्ड होती है। चलिए, 13th एग्जाम्पल इज द फर्स्ट एग्जाम्पल आई थिंक प्लेन में। यस, एक प्लेन की इक्वेशन पूछी है, देखो मैं सारा क्वेश्चन लिख देती हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस। उस प्लेन का डिस्टेंस आपको ये दिया है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर। जो प्लेन है उसका डिस्टेंस दिया ओरिजिन से एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज, ठीक है, इस प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बतानी है। चलो, तो ये तो सबसे पहले वाला फॉर्म ही हो गया। यहाँ से भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर, ध्यान से पढ़ो, नॉर्मल वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन ये यूनिट तो नहीं है ना, एनकैप वाले में यूनिट चाहिए होता है, यूनिट इज नॉट गिवन, तो यूनिट बनाएंगे पहले। यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। यूनिट वेक्टर नहीं दिया, जो हमारी ये फॉर्मेट होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, यही यूज करोगे ना, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, जो कि यूनिट नहीं दिया हुआ, तो पहले इसको यूनिट बनाएंगे। तो ये हमें जो दिया हुआ है ना, इसको हम एन वेक्टर लेट कर लेते हैं, ये एन वेक्टर है, एन कैप नहीं है। हमें एन कैप निकालना है, ये हो गया एन वेक्टर। एन कैप कैसे आएगा, देखो एन कैप आपको बताया था, कोई भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाना हो, इससे पहले वाले चैप्टर में किया था, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, ऊपर सेम वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर है 16, रूट 29 आ गया। तो 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 29। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस 3/√29j प्लस 4/√29 की, ये एन कैप हो गया, इज इक्वल टू डी आपका ये है, ये हो गई वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, बुक में देखो कार्टेशियन फॉर्म नहीं लिखी शायद, कार्टेशियन फॉर्म लिखने चाहे तो इसका x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x/√29 माइनस 3y/√29 प्लस 4z/√29 इज इक्वल्स टू 6/√29। फिर इसको एक और आप नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझाती हूँ, देखो हमने किया था ना, मैंने उधर बताया था, ये एक
कार्टेशियन फॉर्म में lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d, ये होता है ना, तो ये हो गया l, 2/√29 माइनस 3/√29, ये m हो गया, डायरेक्शन को साइंस हो गए ना ये, और 4/√29 n हो गया। और फिर मैंने बताया था वो ax प्लस by फॉर्म में ये drs भी हो सकते हैं। देखो अपने आप ये √29 जब कैंसिल हो गया, अब 2 माइनस 3 और 4 रह गए, तो ये तो dc's नहीं है ना, ये अब dr हो गए, क्योंकि इट्स बाय चांस की √29 नीचे कट गया। ऐसा भी तो हो सकता है, वो LM N हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिखे, लेकिन डी में भी कुछ कॉमन आ रहा था, वो कट गए, तो ये जो बच गई ये ABC कहला जा सकते हैं। तो ये AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू डी, ये फॉर्मेट भी बन गई इसकी। तो कोई भी फॉर्म हो सकती है कार्टेशियन की, वो DC's भी हो सकते हैं और DR भी हो सकते हैं। तो कभी भी प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में ऐसे दी होती है ना, तो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से एक बार डिवाइड कर लो, ठीक है। हम मान के चलते हैं हमेशा कि जो भी कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दी है ना, तो वो हमेशा dr वाली ही दी है। हमें क्या पता ना, क्योंकि वो उससे यूनिट वेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो हमेशा, तो ऑटोमेटिकली वो यूनिट वेक्टर बन जाएंगे, वो डीसीज बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये था वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बताओ। चलो मैं आगे चलती हूँ। अब इसी के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हाँ, अगले में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, दिखा देती हूँ। Question is, yes. Find the direction cosines of the unit vector. Find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane this. उल्टे क्वेश्चन आने शुरू हो गए अब। एक तो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट उसने प्लेन की इक्वेशन पूछी है, ठीक है। एक तो ये होता है सिंपल प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है। अब प्लेन की इक्वेशन दी है और उसके अंदर से कुछ चीजें हमें पूछी हैं। इस प्लेन की इक्वेशन में तो हमेशा एक एन कैप और डी होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। तो एन कैप और डी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। आई बात समझ में? तो हमें अब प्लेन की इक्वेशन दी है, उसमें एन कैप और डी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ये एन कैप के ऊपर हो गया, क्योंकि उसने क्या पूछा है, फाइंड द डीसीज ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्या होता है, एन कैप ही तो होता है। तो ये आपको क्वेश्चन में बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ही इज आस्किंग फॉर डीसीज, किसके डीसीज पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है, एन कैप, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। चलो अब ये करके बताती हूं मैं। प्लेन की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k, ये दी हुई है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अब इसको एकदम से एन कैप नहीं मानेंगे, ये एन वेक्टर है एक हिसाब से। एन कैप है ये हमें क्या पता कि यूनिट वेक्टर है नहीं, हमें नहीं पता ना। यूनिट वेक्टर कब बनता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, हर एक एलिमेंट को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए पहले अब इसको उसी फॉर्मेट में बनाते हैं। डी उधर होता है हमेशा, राइट हैंड साइड में होता है ना डी, तो डी राइट हैंड साइड में करते हैं। अब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा जो मैं आपको बता रही थी। अब मैं आप अगर 1 उधर करोगे तो -1 हो जाएगा, और डिस्टेंस हो जाएगा -1। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम दी ओरिजिन क्या हो जाएगा, -1, जो कि नेगेटिव नहीं होता। तो इंस्पाइट ऑफ टेकिंग 1 टू दी राइट हैंड साइड, हम क्या करेंगे, दूसरा ये वाला दूसरा उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो मेरा वेक्टर ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट, इसको इसके साइन चेंज कर दो, -6i प्लस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? या 1 उधर कर लो, माइनस में आ जाएगा, फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा भी आपको समझ में आए। बस राइट हैंड साइड में जो डी है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसको
ये एन कैप होता है ना, लेकिन मैंने आपको बताया ये भी एन वेक्टर है, एन कैप नहीं है। तो इसको एन कैप बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसकी मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ -6i प्लस 3j प्लस 2k रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4 रूट 49 आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, तो इसको ऑल ओवर 7 से डिवाइड कर देंगे, खाली इसको तो हम कर नहीं सकते। सो डिवाइडिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन थ्रू आउट बाय 7, पूरे को 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये -6/7 प्लस 3/7 j प्लस 2/7 k, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड राइट हैंड साइड ऑल्सो, वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस आप 1 सोच रहे थे ना प्लेन का ओरिजिन से, वो 1 नहीं है, 1/7 है। ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सेम क्वेश्चन देखो, अगर सेम इसने प्लेन दे रखा है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे, मैं क्वेश्चन एक और इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ कि यही सेम प्लेन दिया हुआ है एंड ही इज आस्किंग फॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप ऐसे ही उसको 1 नहीं बता दोगे कि उधर हम लेके गए 1 और फिर दोनों साइड उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस 1 हो गया। ऐसे ही नहीं बताएंगे 1। वो 1 कब, वो डिस्टेंस कब आप उसको मानेंगे, जब ये भी आपका एन कैप होगा। और ये एन कैप कब होगा, जब आप उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद देखो, जैसे 1/7 हो गया, तो डिस्टेंस इस प्लेन का ओरिजिन से क्या है, 1/7 है, 1 नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये डिस्टेंस का क्वेश्चन हो सकता है, बस दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं रिवर्ट वाले, कि इक्वेशन दिया और बाकी चीजें पूछी हैं। तो वो क्या हो सकता है, एन कैप के बारे में पूछ लिया या डिस्टेंस के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया, और एन कैप के बारे में उसने डीसीज पूछे ही हुए इस क्वेश्चन में। तो डीसीज क्या हुए, -6/7, 3/7 और 2/7। तो एन कैप हियर विल बी -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k। अब उसने एन कैप वेक्टर नहीं पूछा था, डीसीज पूछे थे, तो डीसीज हम अलग से लिख के बता देंगे। डीसीज क्या हुए, इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गए डीसीज। ठीक है, तो बस बहुत ही आसान है ये। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ वो क्वेश्चन मैंने आपको बात बात में सिखा दिया, अगला एग्जाम्पल। तो अब मैं करके बता देती हूँ दोबारा से, वो क्या है अगला एग्जाम्पल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन हमेशा किसी भी फॉर्म में दी हो सकती है ना, वेक्टर या कार्टेशियन। इसने अब कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन दे दिया। ठीक है, और ये अभी हमारी, हम इसको नॉर्मल फॉर्म ही कह सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में आपको प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन का डिस्टेंस पूछता है फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी मैंने बताया, डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, ये हमेशा आपका एक तो राइट हैंड साइड में कर लेते हैं जो कांस्टेंट, और वो डिस्टेंस नहीं मानेंगे, पहले आप इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ऑल ओवर। ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, क्योंकि ये डी आर्स हैं, हम मानेंगे कि ये डी आर्स हैं, 2 - 3 4 दीज आर द डी आर्स। इनको डीसीज बनाने के लिए हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला, डी आर्स हैं इसके 2 - 3 और 4। डीसीज के लिए इनके मैग्नीट्यूड आ जाएगा √29 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ये हो गए डीसीज। ठीक है, तो थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन को √29 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू आउट बाय √29, तो आपका आ जाएगा 2/√29x -3/√29y प्लस 4/√29z, और 6 को चाहे तो उधर ले जाओ, 6/√29। ये हो गया डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसलिए मैंने कहा था, अब देखो यहाँ पे √29 वैसे तो कैंसिल हो जाएगा, वही फॉर्मेट आ जाएगी। तो डीसीज और डीआरस कुछ भी हो सकते हैं प्लेन की इक्वेशन में। और आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आप आंख बंद करके जो भी कांस्टेंट है उसको डिस्टेंस नहीं बताएंगे, पहले मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।
क्योंकि आगे अब थोड़ा सा एक लेवल हाई क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। नहीं, जरूरत लग तो नहीं रही है, 10 मिनट है तो ये क्वेश्चन और एक और है, हो जाना चाहिए। इतना तुम पढ़ोगे भी नहीं और इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा ही फिर सर के ऊपर से जाने लगेगा। फ्रॉम दी ओरिजिन टू द प्लेन, अब क्वेश्चन पढ़ो। टू द प्लेन 2x माइनस 3y, ऊपर वाली ही इक्वेशन दे दी आपको, सेम प्लेन दे दिया और आपको ये करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, समझो क्या कह रहा है, फिर मैं समझाऊंगी। इतनी देर में इसकी 3D फिगर बना देती हूँ, एक्स वाई जी। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। लेट दिस बी द परपेंडिकुलर, दिस बी द ओरिजिन। लेट दिस बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और प्लेन की इक्वेशन है ये 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ लिया। चलो अब ये क्वेश्चन जैसे बुक में किया है ना, मैं वैसे नहीं कराऊंगी, कुछ और कराऊंगी मैं, जो कि थोड़ा आसान होगा। चलो शुरू कराते हैं। अब प्लेन की इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। उसके लिए ना आपको लाइन की इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, लाइन की इक्वेशन जिसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है और उसकी डायरेक्शन हमें पता होती है, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रिव्यू कराती हूँ एक बार। लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन जिसके ऊपर आपको एक पॉइंट पता है, x1 y1 z1। ठीक है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, ये मैं आपको रिव्यू करा रही हूँ, मैं पहले करा चुकी हूँ लाइन की इक्वेशन, लेकिन आपको दोबारा बता रही हूँ। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाना है जिसके ऊपर एक पॉइंट पता है और उसके डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन मतलब डी आर्स पता है, डी आर्स मान लो ए बी सी पता है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जी माइनस जी वन अपॉन सी। तो पहले ये आप रिकवर करो कि ये क्या इक्वेशन थी, इसको पहले ध्यान में लाओ, तभी मैं आगे बता पाऊंगी कि मैं क्या करूंगी अब इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के नाम से फेमस है ये क्वेश्चन। मतलब एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ये नहीं है रैंडम कोई भी क्वेश्चन है, ये रैंडम कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये फेमस क्वेश्चन है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना होता है। तो उसके टैक्ट सब आप सीखेंगे, ठीक है, और आई होप जितना टाइम बचे उतनी देर में हो जाएगा। चलो, तो अभी मैंने बताया मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। मैं क्या करूंगी, एक लाइन है जो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया है ना, इस लाइन के ऊपर इन जनरल एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इन जनरल समझते हो, मतलब एक पॉइंट इसके ऊपर यहाँ पे है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो कोई भी ना पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, उसके जनरल फॉर्म निकाल लेती हूँ। एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन ओपी, उसकी जनरल फॉर्म निकाल लेती हूँ। और वो पॉइंट क्योंकि प्लेन के ऊपर भी, अब वो पॉइंट मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए मान लो, जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंट पी, और क्योंकि पॉइंट पी ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करा के पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दोबारा एक एक स्टेप करती जाती हूँ। ये ओपी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोबारा समझो। प्लेन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ये प्लेन दिया हुआ है, ओपी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओरिजिन से ही ड्रॉ करना है ना, तो ये एक फिगर मैंने बना दिया, ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो परपेंडिकुलर जहाँ पे फॉल कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। परपेंडिकुलर प्लेन पे कहाँ पे फॉल कर रहा है, पी, पी पॉइंट ले लिया, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी के मैं पहले जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लेती हूँ।
तो कोई भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो क्या करेंगे? ये जो बात मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी, चाहे इसको रिकॉर्डिंग में भी बार बार देख लेना। तो आई एम रिपीटिंग, अगर कोई एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है आपके पास, और उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अब देखो पहले, अब पहले ओपी लाइन की इक्वेशन तो पता चले। ओपी लाइन की इक्वेशन कैसे होगी? क्या आएगी ओपी लाइन की इक्वेशन? ओपी लाइन निकालने के लिए अभी मैंने बताया, अगर इसके डीआरस मेरे को पता हो और इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकती हूँ। ओपी के ऊपर देखो एक पॉइंट पता है मेरे को, ओरिजिन पता है 0 0 0। ये चीज मैंने इसलिए ही बताई है, अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता हो, मेरे को ये पॉइंट पता है, मैं अभी सबसे पहले कोशिश कर रही हूँ ओपी की इक्वेशन निकालने की। तो ओपी के ऊपर मेरे को एक कोऑर्डिनेट पता है 0 0, और इसके डीआरस पता है। डीआरस कैसे पता है? क्योंकि कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन जब दी होती है, तो ये 2 - 3 और 4 उसके परपेंडिकुलर के ही तो डीआरस होते हैं, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी ये 2 3 4 इस ओपी के डीआरस हैं। 2 - 3, 2 - 3 4 ये ओपी के डीआरस हैं। तो ओपी के ऊपर मेरे को एक पॉइंट है, उसके मेरे को डीआरस पता है। तो ओपी की इक्वेशन मैं ऐसे निकाल सकती हूँ ना, x - 0/2 इज इक्वल्स टू y - 0/-3 इज इक्वल्स टू z - 0/4। रुक गई हूं मैं, थोड़ा थोड़ा इससे कोऑर्डिनेट करो, देखो मैच करो। पॉइंट ऊपर साथ में माइनस हो जाता है, 0 0 पॉइंट है, नीचे डीआरस आ जाते हैं उस लाइन के। तो ये मैंने ओपी की इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन ऑफ ओपी। ठीक है, स्टेप बाद में दोबारा समझा दूंगी कि हमने लिंक की भी क्यों किया ऐसा। एक बार देखो, ओपी की इक्वेशन निकाली है कैसे। ओपी के ऊपर मेरे को एक पॉइंट पता चल गया था, उसके कोऑर्डिनेट पता चल गए थे, क्योंकि मेरे को पता है ओपी के ऊपर ओरिजिन है ही, तो 0 0 0 उसके कोऑर्डिनेट हो गए, वो ऊपर यूज कर लिया। और ओपी के डीआरस मेरे को प्लेन की इक्वेशन से मिल गए, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन में ये एक्स वाई जी के साथ, अभी मैं आपको ऊपर से समझाती आ रही हूँ, क्या होते हैं इसके ऊपर, जो नॉर्मल होता है यानी परपेंडिकुलर होते हैं, उसी के तो डीआरस होते हैं ये। तो ये हो गई वो डीआरस 2 - 3 4, तो मैंने उसके ऊपर एक पॉइंट और डीआरस यूज करके उसके इक्वेशन निकाल ली ओपी की। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसी क्वेश्चन में नहीं बहुत जगह यूज होता है। कभी भी एक लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, मान लो ये ओपी एक लाइन है, एक्सटेंड भी हो सकती है ना कहीं पर भी, तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट, कोई भी जो जितने भी पॉइंट्स लाए कर रहे हैं उनका जनरल फॉर्म आप ला सकते हो हमेशा। कैसे? इसको इज इक्वल टू आप लैम्डा ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, खाली इसको और लैम्डा को डील करो अभी, 2 लैम्डा, और फिर 0 प्लस हो जाएगा, तो 2 लैम्डा हो गया। करके बता देती हूँ, आपने x - 0/2 इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2 लैम्डा। ये तो 0 है, अगर कुछ और होता तो उधर ऐड हो जाता। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आएगी, -3 लैम्डा। z की वैल्यू क्या आएगी, 4 लैम्डा।